अप्रैल 2008 में उच्चतम न्यायालय में दोनों अधिनियमों की वैधता पर मुहर लगा दी, किंतु न्यायालय ने केंद्र सरकार को आदेश दिया कि वह इसमें क्रीमी लेयर के सिद्धांत का पालन करे। अप्रैल 2008 में उच्चतम न्यायालय ने जो दोनों अधिनियम थे उस पर मुहर तो लगा दी, पर बोला कि इसमें आपको क्रीमी लेयर का सिद्धांत का पालन तो करना ही पड़ेगा। न्यायालय ने ये बोल दिया था। तो ये क्रीमी लेयर का जो सिद्धांत है, क्रीमी लेयर का वो होता क्या है? पिछड़े वर्ग के विभिन्न तबकों के छात्र क्रीमी लेयर में आते हैं, जिन्हें इन आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। जो कुछ तबके हैं जो क्रीमी लेयर में आते हैं तो उन्हें इन आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। कौन कौन? संवैधानिक पद धारण करने वाले व्यक्ति, वर्ग ए, ग्रुप बी के सेवा के क्लास सेकंड अधिकारी जो कि केंद्र या राज्य सेवाओं में है, और डॉक्टर, अभिवक्ता, इंजीनियर, कलाकार, लेखक, सलाहकार आदि प्रकार के पेशेवर, व्यापार, वाणिज्य, उद्योग में लगे व्यक्ति, और जिन लोगों की वार्षिक आय 8 लाख रुपए से अधिक हो या जिनके पास एक छूट सीमा से अधिक की संपत्ति हो, वह सब क्रीमी लेयर के सिद्धांत में आते हैं, उनको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। अब है अनुच्छेद 16, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता। अनुच्छेद 16 में राज्य के अधीन किसी पद का नियोजन या नियुक्ति से संबंधित विषयों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समता होगी। किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा धर्म, वंश, जाति या लिंग, जन्मस्थान या निवास के आधार पर। लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता में ये है कि अगर कोई चुनाव लड़ना चाहता है किसी भी प्रकार का, तो उनसे किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा धर्म, वंश, जाति, लिंग या जन्मस्थान या निवास के आधार पर। राज्य किसी भी रोजगार या कार्यालय के आरोग्य नहीं ठहराया जाएगा। लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता के साधारण 3 अपवाद, इसमें अपवाद भी है। संसद किसी विशेष रोजगार के लिए निवास की शर्त आरोपित कर सकती है। इसमें यह है, ये संसद किसी भी रोजगार के लिए निवास की शर्त आरोपित भी कर सकती है, और राज्य नियुक्तियों में आरक्षण का प्रावधान कर सकता है या किसी पद को पिछड़े वर्ग के पक्ष में बना सकता है जिनका कि राज्य में समान प्रतिनिधित्व नहीं है। ये है कि राज्य नियुक्ति के आरक्षण का जो प्रावधान है वो कर सकता है, और कोई भी पद के पिछड़े वर्ग के व्यक्ति को भी बना सकता है। विधि के तहत किसी संस्था या इसके कार्यकारी परिषद के सदस्य या किसी भी धार्मिक आधार पर व्यवस्था भी की जा सकती है। अब है मंडल आयोग और उसके परिणाम। तो मंडल आयोग का गठन कब हुआ था? 1979 में मोरारजी देसाई सरकार द्वारा द्वितीय पिछड़ा वर्ग वर्ग आयोग गठित किया गया था 1979 में, और उसके अध्यक्ष कौन थे? बीपी मंडल। रिपोर्ट कब आई थी? 1980। इसमें क्या है कि आयोग में अन्य पिछड़े वर्गों ओबीसी के लोगों के लिए सरकारी नौकरियों में 27% आरक्षण की सिफारिश की है। ओबीसी के जो लोग हैं अन्य पिछड़े वर्ग के, उनके नौकरी में 27% आरक्षण की सिफारिश की गई है। ओबीसी के लिए आरक्षण का क्रियान्वयन। 1990 में बीपी सिंह सरकार ने सरकारी सेवाओं में अन्य पिछड़े वर्गों के लोगों के लिए 27% आरक्षण की घोषणा कर दी। 1990 में जो बीपी सिंह सरकार ने सरकारी सेवाओं में अन्य जो पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए 27% आरक्षण की घोषणा कर दी थी 1990 में। लेकिन 1991 में नरसिंह राव सरकार ने 2 परिवर्तन किए। इसमें भी 27% में पिछड़े वर्ग के गरीब लोगों को प्रमुखता दी जाएगी, जैसे आर्थिक आधार पर जिनकी आर्थिक स्थिति खराब हो उनको 27% में पिछड़े वर्ग के जो गरीब लोग हैं उनको प्रमुखता दी जाएगी, और 10% का अतिरिक्त आरक्षण आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों के लिए, अनारक्षित वर्ग के लिए आर्थिक आधार पर आरक्षण। अब इसमें भी उच्चतम न्यायालय का क्या निर्णय रहा होगा? प्रसिद्ध जो मंडल केस है 1992 में
अनुच्छेद 16(4) के विस्तार तथा पिछड़े वर्गों के पक्ष में दिए गए आरक्षण की व्यवस्था का उच्चतम न्यायालय द्वारा परीक्षण किया जाएगा। इसमें भी न्यायालय ने ये निर्णय दिया है कि जो उच्चतम न्यायालय द्वारा इसमें परीक्षण किया जाएगा अनुच्छेद 16(4) के तहत, जो मंडल केस था 1992 में, जिसमें बोला गया था कि ओबीसी को 27% का आरक्षण दिया जाएगा। यद्यपि न्यायालय ने आरक्षित वर्ग सामान्य वर्ग के लिए आर्थिक आधार पर 10% के आरक्षण की व्यवस्था को अस्वीकार कर दिया गया था। जो सामान्य वर्ग के जो लोग हैं उनको जो आरक्षण दिया था 10% का आर्थिक आधार पर, उसे भी अस्वीकार कर दिया, किंतु कुछ शर्तों के आधार पर जो अन्य पिछड़े वर्ग के जो 27% आरक्षण की संवैधानिक वैधता को बनाए रखा। जो अन्य पिछड़े वर्ग को जो 27% आरक्षण दिया था उसको बनाए रखा, लेकिन जो सामान्य वर्ग का था वो अस्वीकार कर दिया। अन्य पिछड़े वर्गों के क्रीमी लेयर से संबंधित लोगों को आरक्षण की सुविधा से बाहर रखा गया। जो अन्य पिछड़े वर्ग के लोग थे उनको क्रीमी लेयर के संबंधित जो लोग हैं उनको आरक्षण की सुविधा से बाहर रखा गया। प्रोन्नति में कोई आरक्षण नहीं। आरक्षण की व्यवस्था केवल शुरुआती नियुक्ति के समय होनी चाहिए। केवल कुछ असाधारण परिस्थितियों को छोड़कर कुल आरक्षित कोटा 50% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। कुछ असाधारण परिस्थितियों को ही छोड़कर आरक्षित कोटा 50% से अधिक नहीं होना चाहिए। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता को समाप्त करने की व्यवस्था और किसी भी रूप में इसका आचरण निश्चित करता है। अस्पृश्यता शब्द को न तो संविधान में और न ही अधिनियम में परिभाषित किया गया है। इसमें बताया गया है कि अस्पृश्यता का अंत अनुच्छेद 17 में बताया गया है। जन अधिकार सुरक्षा अधिनियम कब आया था? 1955 में। अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत। अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत करता है और इस संबंध में 5 प्रावधान करता है। अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत हुआ है और इसके 4 प्रावधान निम्न हैं। यह निषेध करता है कि राज्य, सेना या विद्या संबंधी सम्मान के सिवाय कोई उपाधि प्रदान नहीं करेगा। यह मतलब कि निषेध करता है कि अगर किसी को उपाधि दी जाए तो वो राज्य, सेना और विद्या संबंधी के लिए सम्मान की जाएगी। इसके अलावा किसी को इसके मतलब विद्या और राज्य, सेना के अलावा कोई उपाधि नहीं दी जाएगी। और यह भी निषेध करता है कि जब भारत का कोई नागरिक विदेशी यात्रा से उपाधि प्राप्त नहीं करेगा। इसमें ये बताया गया है कि भारत का अगर कोई नागरिक है तो विदेशी या राज्य से कोई उपाधि प्राप्त नहीं कर सकता। और कोई विदेशी राज्य के अधीन लाभ या विश्वास से किसी पद को धारण करते हुए किसी विदेशी राज्य से कोई भी उपाधि राष्ट्रपति की सहमति के बिना स्वीकार नहीं करेगा। यदि कोई विदेशी है, राज्य के अधीन कोई लाभ या विश्वास के पद धारण किया हुआ है और विदेशी राज्य से कोई उपाधि प्राप्त करना चाहता है तो उसे पहले राष्ट्रपति की सहमति लेनी पड़ेगी। और राज्य के अधीन लाभ या विश्वास का पद धारण करने वाला कोई व्यक्ति किसी विदेशी राज्य से या उसके अधीन किसी रूप में कोई भेंट, उपलब्धि या पद राष्ट्रपति की सहमति के बिना स्वीकार नहीं करेगा। इसमें यह सेम वही है कि अगर राज्य के अधीन लाभ या विश्वास का पद धारण कर चुका है वो व्यक्ति, तो वह राष्ट्रपति की सहमति के बिना न तो वहाँ से कोई भेंट प्राप्त कर सकता विदेश से और न ही कोई उपाधि प्राप्त कर सकता राष्ट्रपति की सहमति के बिना। 1996 में उच्चतम न्यायालय में जिन उपाधियों की संवैधानिक वैधता को उचित ठहराया था उसमें पद्म विभूषण है, पद्म भूषण और पद्मश्री है। 3 संवैधानिक जो उपाधियां हैं वो कौन कौन सी है? पद्म विभूषण, पद्मश्री और पद्म भूषण। न्यायालय ने कहा कि ये उपाधि नहीं है और अनुच्छेद 18 में वर्णित प्रावधानों का इसे उल्लंघन नहीं होता है। अब है दूसरा, अब हमारा समानता का अधिकार था जो 17 से 18 वो हो चुका है। अब दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से 22।
6 अधिकारों की रक्षा। अनुच्छेद 19 सभी नागरिकों को 6 अधिकारों की गारंटी देता है। कौन कौन सी है? वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण और निरायुध सम्मेलन का अधिकार, संगम, संघ या सहकारी समिति बनाने का अधिकार, भारत के राज्य क्षेत्रों में सर्वत्र अबाध संचरण का अधिकार, भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भाग में निर्बाध घूमने और बस जाने या निवास करने का अधिकार, कोई भी वृत्ति, व्यापार या कारोबार करने का अधिकार। तो जो 19 में जो ये 6 प्रावधान है उसमें जो पहला है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। उच्चतम न्यायालय ने वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से निम्नलिखित को सम्मिलित किया है। इसमें क्या क्या सम्मिलित किया गया है? अपने या किसी राज्य के विचारों को प्रसारित करने का अधिकार होता है, प्रेस की स्वतंत्रता है, व्यावसायिक विज्ञान की स्वतंत्रता और फोन टैपिंग के विरुद्ध अधिकार। और प्रसारित करने का अधिकार अर्थात राज्य सरकार का इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर एकाधिकार नहीं है। किसी राजनीतिक दल या संगठन द्वारा आयोजित बंद के खिलाफ अधिकार, सरकारी गतिविधियों की जानकारी का अधिकार, शांति का अधिकार और किसी अखबार पर पूर्व प्रतिबंध के विरुद्ध अधिकार, प्रदर्शन या विरोध का अधिकार लेकिन हड़ताल का अधिकार नहीं। यह है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19 का जो 6 प्रावधान है उसमें पहले प्रावधान ये है। अब दूसरा है शांतिपूर्ण सम्मेलन की स्वतंत्रता। इसमें शामिल है सार्वजनिक बैठकों में भाग लेने का अधिकार एवं प्रदर्शन है। शांतिपूर्ण सम्मेलन की स्वतंत्रता मतलब कहीं भी शांतिपूर्ण सम्मेलन, सार्वजनिक बैठक में भाग लेने का अधिकार और प्रदर्शन करने का अधिकार शामिल है। संगम, संघ या बनाने का अधिकार। इसमें शामिल है राजनीतिक दल बनाने का अधिकार है, कंपनी, साझा फर्म, समितियां, क्लब, संगठन, व्यापार संगठन और लोगों की अन्य इकाई बनाने का अधिकार। मतलब संगम और संघ बनाने का अधिकार भी इसी में है 19 में। अब फोर्थ है आभास संचरण की स्वतंत्रता। संचरण की स्वतंत्रता के 2 भाग है, आंतरिक देश में निर्बाध संचरण और बाह्य देश के बाहर घूमने का अधिकार और देश में वापस आने का अधिकार। इसमें 2 है कि एक तो यह है कि एक होता है हमारे देश में स्वतंत्र रूप से घूमना और एक है बाह्य मतलब देश के बाहर भी घूमने का अधिकार। अनुच्छेद 19 मात्र पहले वाले भाग की मतलब जो पहले वाला भाग कौन सा, आंतरिक देश में घूमने का अधिकार, उसकी रक्षा करता है। दूसरा भाग कौन सा, बाह्य। अनुच्छेद 19 दूसरे भाग में अनुच्छेद 19 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार व्याख्यात करता है। दूसरे में जो है देश के बाहर घूमने की स्वतंत्रता में अनुच्छेद 19 का व्याख्यात करता है जो है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। अब है निवास का अधिकार। इसके भी 2 भाग है, देश के किसी भी हिस्से में रहने का अधिकार अर्थात इसका तात्पर्य है कि अस्थायी रूप से रहना। अस्थायी रूप से रहना मतलब कि जैसे कि 10-15 दिन के लिए घूमने जाना, 2-3 महीने के लिए घूमने जाना, मतलब कोई स्थायी नहीं है वहाँ पे रहना। पहला तो ये है। और दूसरा है देश के किसी भी हिस्से में व्यवस्थित रहने का अधिकार मतलब स्थायी रूप से घर बनाकर रहना। अब है व्यवसाय आदि की स्वतंत्रता, यह भी अनुच्छेद 19 में है। अब है अनुच्छेद 20 अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संचरण। इसमें क्या क्या है? पहला है इसका कोई पूर्व पद पर प्रभाव कानून नहीं, कोई व्यक्ति। इसमें क्या है? कोई पूर्व पद प्रभाव कानून नहीं। किसी अपराध के लिए तब तक दोष सिद्ध नहीं ठहराया जाएगा जब तक कि उसने ऐसा कोई कार्य करने के समय और जो अपराध के रूप में आरोपित है किसी प्रवृत्ति विधि का अतिक्रमण नहीं किया गया है। इसमें फर्स्ट ये है कि अगर किसी को जब अपराध के लिए तब तक सिद्ध नहीं ठहराया जा सकता जब तक कि उसने ऐसा कोई अपराध नहीं किया हो या उसमें कोई आरोपित नहीं किया हो, तब तक उसे अपराध के लिए सिद्ध तब तक उसको अपराध के लिए दोष सिद्ध नहीं ठहराया जा सकता और उससे अधिक दंड भी भागी नहीं हो सकता जब तक उसको अधिक दंड भी नहीं दे सकते। अगर उसने कोई अपराध किया है तो उसको अपन उससे ज़्यादा उसको दंड नहीं दे सकते। ये इसमें दूसरे वाले में है, उससे अधिक दंड का भी भागी नहीं होगा जो उस अपराध के लिए जाने के समय प्रवर्तन विधि के अधीन अधिरोपित किए जा सकती थी। दोहरी क्षति नहीं। अब दूसरा है
किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक ही बार दंडित किया जा सकता है, एक से अधिक दंडित नहीं किया जा सकता। इसमें क्या है कि किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित या दंडित नहीं किया जाएगा। अब है स्व अभिशंसन नहीं। किसी अपराध के लिए अभियुक्त को किसी भी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। यह तो आजकल होता ही है, किसी को ज़बरदस्ती उसको बोला जाता है कि तुम अपना अपराध कबूल करो, लेकिन ये हमारे मूल अधिकार में है कि हम किसी भी व्यक्ति को उसको विरुद्ध साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं कर सकते उस अपराध के लिए। अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। किसी व्यक्ति को उसके प्राण एवं दैहिक के आधार पर जीवन रक्षा का अधिकार है, निजता का अधिकार है, निःशुल्क कानूनी सहायता का अधिकार, त्वरित सुनवाई का अधिकार है, अमानवीय व्यवहार के विरुद्ध अधिकार, विदेशी यात्रा करने का अधिकार है, बथुआ मजदूरी करने के विरुद्ध अधिकार है, सरकारी अस्पतालों में समय पर उचित इलाज कराने का अधिकार, महिलाओं के साथ आदर और सम्मानपूर्वक व्यवहार करने का अधिकार, सूचना का अधिकार, सामाजिक सुरक्षा तथा परिवार के संरक्षण का अधिकार, सामाजिक एवं आर्थिक न्याय एवं सशक्तिकरण का अधिकार और शयन का अधिकार इत्यादि। अब है अनुच्छेद 21 का शिक्षा का अधिकार। अनुच्छेद 21 का में ये घोषणा दी गई कि राज्य 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाए। जो 6 से 14 साल के जो बच्चे हैं उनको निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाए अनुच्छेद 21 का में। इसका निर्धारण खुद राज्य करेगा। यह व्यवस्था कहाँ दी गई है? 86 पे संविधान संशोधन अधिनियम है 2002 के अंतर्गत दी गई है। अब है अनुच्छेद 22 निरोध एवं गिरफ्तारी से संरक्षण। अनुच्छेद 22 किसी व्यक्ति को गिरफ्तारी एवं निरोध से संरक्षण प्रदान करता है और इसके भी 2 भाग है। पहला भाग है साधारण कानूनी मामले से संबंधित और दूसरा है निवारक हिरासत के मामलों से संबंधित है। पहला साधारण और दूसरा निवारक हिरासत के मामलों से संबंधित। जो पहला भाग है साधारण कानूनी मामले से संबंधित अनुच्छेद 22 का, इसमें उस व्यक्ति को जिसे साधारण कानून के तहत हिरासत में लिया गया हो उसे निम्नलिखित अधिकार उपलब्ध कराती है। गिरफ्तार करने के आधार पर सूचना देने का अधिकार। अगर किसी को गिरफ्तार किया गया है तो उसको परिवार को सूचना देने का अधिकार है। विधि व्यवसाय से परामर्श और प्रतिरक्षा करने का अधिकार। उसकी रक्षा और विधि व्यवसाय से परामर्श लेने का अधिकार, उसका प्रतिरक्षा करने का अधिकार है। अब है दंडाधिकार। मजिस्ट्रेट के सम्मुख 24 घंटे में और यात्रा के मिलाकर पेश होने का अधिकार। उसे दंडाधिकार मजिस्ट्रेट के सामने 24 घंटे में सम्मुख करने का अधिकार, मतलब उसमें यात्रा को भी समय सम्मिलित किया गया है। दंडाधिकार द्वारा बिना अतिरिक्त निरोध के 24 घंटे में रिहा। अगर दंडाधिकार अगर उसने कोई अपराध नहीं किया हो, उसका अभी तक अपराध सिद्ध नहीं हुआ, तो उसको 24 घंटे में रिहा करने का भी अधिकार है। उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था भी दी है कि अनुच्छेद 22 के प्रथम भाग का प्रयोग केवल आपराधिक क्रियाओं या सरकारी अपराध प्रकृति और कुछ प्रतिकूल सार्वजनिक हितों पर हो सकता है। उच्चतम न्यायालय ने बोला है कि जो पहला भाग है, इसमें जो पहला भाग था साधारण कानूनी, वो उसी पर आरोपित हो सकता है जो सरकारी अपराध प्रवृत्ति का हो और कुछ प्रतिकूल सार्वजनिक हितों को, कुछ सार्वजनिक हित मतलब कोई हानि पहुंचाई है सार्वजनिक, तो उसके लिए ही प्रयोग किया जा सकता है।